बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक क्या है कि ये एक बेटा जी एक्सपेरिमेंटल बेस्ड टेक्निक है। इट इज़ एक्सपेरिमेंटल बेस्ड टेक्निक। अब इस टेक्निक को समझने के लिए मैं यहाँ पे आपके सामने एक एग्जाम्पल डिस्कस करता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे बेटा जी बीकर के अंदर, ये बीकर के अंदर हमारे पास सॉल्यूशन है, ठीक है। इस सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या है बेटा जी? वाटर है H2O और इसके अंदर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। हम चाहते हैं कि इस सॉल्यूशन में से ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेपरेट करें। यहाँ पर जो वाटर है बेटा जी ये क्या है? ये सॉल्वेंट है, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड बेटा जी क्या है? सॉल्यूट है। हम चाहते हैं सॉल्यूट को सॉल्यूशन में से सेपरेट करना, ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन को ऐड कर देंगे बेटा जी एक सेपरेटिंग फनल में। किसमें ऐड कर देंगे? सेपरेटिंग फनल में, ठीक है। सेपरेटिंग फनल की शेप कुछ इस तरह की होती है, ठीक है, जिसके नीचे इस तरह ये ग्लास फनल होती है, यहाँ पे ये स्टॉपर लगा हुआ है, ठीक है। आपने इस सॉल्यूशन को यहाँ पे सेपरेटिंग फनल में ऐड कर दिया, ये आपका सॉल्यूशन है, सही हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे किसी ऐसे सॉल्वेंट को जो सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होगा। मिसाल के तौर पे हम बेटा जी इसमें ऐड कर देते हैं ईथर। क्या ऐड कर देते हैं? ईथर। तो ईथर जो है ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है, बात की समझ लगी। लेकिन ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इस सॉल्यूशन के अंदर, ये ईथर में भी बेटा जी क्या है? सॉल्युबल है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है कि ईथर जो ये सॉल्वेंट आप ऐड कर रहे हैं ये बेटा जी इनसॉल्युबल है, यानी कि ये हल नहीं होता किसके अंदर? वाटर में। लेकिन ये ईथर क्या कर सकता है? कैन डिसॉल्व ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या कर सकता है? डिसॉल्व कर सकता है। तो जैसे ही आप ईथर को ऐड करेंगे तो ईथर क्योंकि पानी में हल नहीं होता तो वो इसके ऊपर बेटा जी क्या बन जाएगी? एक ईथर की लेयर बन जाएगी, सही हो गया। इसका मतलब है कि ये ऊपर वाली लेयर किसकी है बेटा जी? ये ईथर की लेयर है, और ये बेटा जी किसकी लेयर है? ये वाटर की लेयर है। ओके हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम इस मिक्सचर को शेक करेंगे, ठीक है। शेक करने पर क्या होगा, जो सॉल्यूट है, जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो अपने आप को इन दो सॉल्वेंट्स में क्या कर लेगा? डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। बात की समझ लगी। ये दो सॉल्वेंट वाटर और बेटा जी ईथर आपस में सॉल्युबल नहीं है, ऐसे ही है ना बेटा जी। तो इसका मतलब है ये इमिजिबल सॉल्वेंट है, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड बेटा जी क्या है? सॉल्यूट है। तो सॉल्यूट अपने आप को क्या कर रहा है? दो इमिजिबल सॉल्वेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। क्लियर है। मिसाल के तौर पे वाटर के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड के 10 मॉलिक्यूल्स से, तो कुछ मॉलिक्यूल सोलबिलिटी के मुताबिक कहाँ चले जाएंगे? ईथर में, और कुछ कहाँ रह जाएंगे? वाटर में। अब आप क्या करेंगे, आप इन लेयर्स को सेपरेट कर लेंगे। आपने एक बीकर के अंदर क्या किया बेटा जी? ये वाटर प्लस ऑर्गेनिक कंपाउंड, और एक बीकर के अंदर आपने क्या किया? ईथर प्लस ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक हो गया। अब यहां से क्या होगा बेटा जी? यहां से ईथर इवेपोरेट कर जाएगा। यहां से ईथर क्या कर जाएगा? इवेपोरेट कर जाएगा। ईथर जो है वो इवेपोरेट कर जाएगा। तो पीछे क्या बेटा बचेगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड, सही हो गया। आपने दोबारा फिर क्या किया, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड वाले सॉल्यूशन को दोबारा फिर ऐड कर दिया किसके अंदर,
सेपरेटिंग फनल में। दोबारा फिर आपने ऐड किया क्या बेटा जी, ईथर को, दोबारा फिर आपने शेक किया, 2 लेयर्स बन जाएंगी, ठीक है। उन लेयर्स को आपने सेपरेट कर लिया, जो नया ईथर वाला आएगा सॉल्यूशन, उसमें से ईथर एवापोरेट कर दिया, पीछे क्या बच गया बेटा जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसका मतलब क्या है कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी सॉल्यूशन में मौजूद सॉल्यूट को सेपरेट करते हैं, उसमें एक इमिजिबल सॉल्वेंट ऐड करके, और यह सारा काम किसके अंदर किया जाता है, सेपरेटिंग फनल के अंदर। तो अब बेटा जी इसकी अगर हम डेफिनेशन लिखें तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द टेक्निक ऐसी टेक्निक in which a solute is separated from a solution by adding उसमें बेटा जी क्या ऐड करके, an immiscible एक ना हल होने वाला सॉल्वेंट, ठीक है, इन सेपरेटिंग फनल, किसके अंदर बेटा जी, सेपरेटिंग फनल के अंदर, ओके हो गया, इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। बात की बेटा जी समझ लगी कि ऐसी टेक्निक जिसकी मदद से हम बेटा जी क्या करते हैं, किसी सॉल्यूशन में मौजूद सॉल्यूट को क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। कैसे सेपरेट करते हैं, उस सॉल्यूशन में कोई इमिजिबल सॉल्वेंट ऐड करके। तो सॉल्यूट क्या करता है, अपने आप को 2 सॉल्वेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। बात की समझ लगी। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन किस बेस पर होती है, ये डिस्ट्रीब्यूशन होती है बेटा ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की बेस पे। किस बेस पे होती है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को बेटा जी हम पार्टीशन लॉ भी बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को अब क्या बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड पार्टीशन लॉ। ओके हो गया। तो इस लॉ के मुताबिक क्या है, देखो बेटा जी सपोज करते हैं कि हमारे पास जो ये फनल है, सेपरेटिंग फनल, इसके अंदर बेटा जी क्या है, इसके अंदर ये वाटर का सॉल्यूशन है, यानी कि वाटर प्लस ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये ऊपर आपने ऐड कर दिया क्या, ईथर को ऐड कर दिया, सही हो गया। अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है यहाँ पे, ऑर्गेनिक कंपाउंड OC लिख रहा हूँ, सपोज करते हैं जी इसके यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल्स हैं। कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 10 मॉलिक्यूल्स हैं। तो क्या होता है कि जब आप शेक करते हैं तो 10 में से कुछ मॉलिक्यूल्स बेटा जी कहाँ चले जाते हैं, ईथर में, कुछ मॉलिक्यूल कहाँ पे रहते हैं, वाटर में, सही है ना। तो ये जो बेटा जी मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे ये डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी की बेस पे। जिस सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट की जितनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी वो उतना ही जाके उसमें ज़्यादा डिसॉल्व होगा, ठीक है। सपोज करते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी ईथर के अंदर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, तो इसका मतलब है 10 में से 6 मॉलिक्यूल कहाँ चले गए, ईथर में, 4 कहाँ पे रह गए, वाटर में रह गए। बात की समझ लगी। अब आपने क्या किया, इन दोनों को सेपरेट कर लिया, आपको 6 मॉलिक्यूल मिल गए ईथर में से, ऑर्गेनिक कंपाउंड के। आपने दोबारा फिर जब सॉल्यूशन को ऐड किया, अब सॉल्यूशन के अंदर कितने मॉलिक्यूल रह गए ऑर्गेनिक कंपाउंड के, 4। आपने दोबारा फिर ऐड किया ईथर को, दोबारा फिर शेक किया, 3 मॉलिक्यूल कहाँ चले गए, ईथर में, 1 कहाँ रह गया, वाटर में। तो इस तरह बेटा जी क्या है, रिपीटेडली थोड़ी थोड़ी अमाउंट में आप सॉल्वेंट को ऐड करते जाएं, तो सॉल्यूशन में मौजूद सॉल्यूट को आप सारे का सारा क्या कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो बेटा जी जब भी आप सॉल्वेंट को ऐड करेंगे, जो सॉल्यूट की अमाउंट होगी वो दोनों सॉल्वेंट्स में हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। यानी कि अगर 4 यहाँ पे तो 6 यहाँ पे रहेंगे, हमेशा क्या रहेगी बेटा ये अमाउंट कांस्टेंट रहेगी। इस कानून को, इस लॉ को आप बेटा बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है। कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द सॉल्यूट डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ बिटवीन 2 इमिजिबल सॉल्वेंट्स। सॉल्यूट जो है वो अपने आप को 2 इमिजिबल सॉल्वेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है इन कांस्टेंट रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन,
कंसंट्रेशन की कांस्टेंट रेशियो में, इसे आप क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो इसकी डेफिनेशन बेटा जी क्या होगी, द सल्यूट डिस्ट्रीब्यूट itself between two immiscible solvents, ठीक है, in constant ratio of concentration, ठीक है, कंसंट्रेशन की कांस्टेंट रेशियो में क्या करता है, सल्यूट अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। तो वो जो कांस्टेंट है वो बेटा जी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट के है, सही है। ये क्या है यहां पे, कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड किसके अंदर बेटा जी, ईथर के अंदर, क्योंकि ईथर वाली लेयर ऊपर है। और उसके बाद बेटा जी क्या लिखेंगे आप, कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट किसके अंदर बेटा जी, वाटर के अंदर। अब ये जो रेशो है ये हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और ये जो कांस्टेंट है इसे आप क्या बोलते हैं, इसे आप बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट जो है ये के जो है इसके यूनिट्स नहीं होते। ओके हो गया, क्यों यूनिट्स नहीं होते बेटा जी, क्योंकि ऊपर भी कंसंट्रेशन है और नीचे भी कंसंट्रेशन है, ठीक है। इट हैज नो यूनिट्स, इसके यूनिट्स नहीं होते। क्लियर हो गया। तो ये बेटा जी जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक है ये फॉलो करती है किसको बेटा जी, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को। बात की समझ लगी। और यहां पे क्या है कि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। जब आप शेक करते हैं तो कुछ मॉलिक्यूल ईथर में चले गए, कुछ वाटर में रह गए, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया, आपने दोनों को सेपरेट कर लिया। ओके हो गया। तो अभी तक जो हमने बात की है, दो बातें की हैं कि एक ऐसी टेक्निक जिसकी मदद से किसी सॉल्यूशन में मौजूद सॉल्यूट को सेपरेट किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। कैसे बेटा जी, उसमें एक इममिसिबल सॉल्वेंट ऐड करके, एंड दिस मिक्सचर इज शेकन वेल इन द सेपरेटिंग फनल। द सॉल्यूट डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ बिटवीन टू इममिसिबल सॉल्वेंट्स इन कांस्टेंट रेशियो ऑफ देयर कंसंट्रेशन। बात की समझ लगी ना बेटा। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो दो बातें बेटा ये आपसे पूछी जाएंगी, एक कि व्हाट इज सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, दूसरा आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अब मैं जो यहाँ पे पॉइंट बताऊंगा वो इंटीटेस्ट का पॉइंट है कि आप किस किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड को, किस किस्म के सॉल्यूट को सॉल्यूशन में से सेपरेट कर सकते हैं। तो कहता है सॉल्यूट जो है वो वोलाटाइल और थर्मली अनस्टेबल होना चाहिए। बात की समझ लगी ना बेटा। तो ये टेक्निक एप्लीकेबल कब होगी, जब आपका जो सॉल्यूट है ये बेटा जी क्या होगा, वोलाटाइल होगा, और ये क्या होगा, थर्मली अनस्टेबल होगा। वोलाटाइल से मुराद होता है बेटा जी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। थर्मली अनस्टेबल से मुराद ये है कि आप उसको हीट करें तो वो डीकंपोज हो जाए या वो बेटा जी उड़ जाए। तो ऐसा कंपाउंड जिसको आप हीट करने से वो उड़ जाए, वेपोरेट कर जाए, डीकंपोज हो जाए, तो ऐसे कंपाउंड को सॉल्यूशन में से एक्सट्रैक्ट करने के लिए, अलग करने के लिए हमें सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक को फॉलो करना पड़ता है। बात की समझ लगी। अब बुक के अंदर एक लाइन है, कहता है कि बजाय कि आप एक ही दफा सारे का सारा ईथर ऐड कर दे, उससे बेहतर यह है कि आप थोड़ी थोड़ी अमाउंट में जो सॉल्वेंट है उसको ऐड करें। ऐसा क्यों है, थोड़ी थोड़ी अमाउंट में आप इममिसिबल सॉल्वेंट को ऐड करेंगे तो ये बेटर जो है, ये एफिशिएंट वे है एक्सट्रैक्शन का, इंस्टेड ऑफ यूजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। इसका मतलब क्या है कि अगर बेटा जी आप यहाँ पे जो है वो ज्यादा अमाउंट में ईथर लेंगे तो उसके अंदर जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल जाएंगे वो तो कांस्टेंट ही जाएंगे। तो बेहतर क्या है कि आप जो इममिसिबल सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं उसको थोड़ी अमाउंट में यूज करें। ठीक है। अब बेटा जी आप बताएंगे कि दिस टेक्निक फॉलोज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है। आइदर यू यूज सॉल्वेंट इन एक्सेस क्वांटिटी, आइदर यू यूज सॉल्वेंट इन लीस्ट क्वांटिटी, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन बोथ सॉल्वेंट्स विल बी कांस्टेंट।
सो बेटर वे इज यूज सॉल्वेंट इन लीस्ट क्वांटिटी रिपीटेडली। बात की समझ लगी ना बेटा? तो बेहतर ये है कि आप सॉल्वेंट को जो ऐड कर रहे हैं सॉल्वेंट, उसकी क्वांटिटी आप थोड़ी मिकदार में जो है वो यूज़ करें, ठीक है ना, ताकि आप थोड़ा थोड़ा करके जो है वो सारे का सारा सॉल्यूट एक्सट्रैक्ट कर लें। आपके सपोज करते हैं कि आपके पास यहाँ पे 1 लीटर जो है या 250 मिलीलीटर हमारे पास क्या सोल्यूशन है। आप इसके अंदर अगर 250 मिलीलीटर ही ईथर ऐड कर देंगे तो उसके अंदर तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जा रहा है उसकी अमाउंट फिक्स रहेगी। तो बेहतर ये है कि आप बजाय कि 250 यूज़ करें, आप 20-30 मिलीलीटर ईथर ऐड करें, शेक करें, सेपरेट कर लें, फिर 20-30 ऐड करें, शेक करें, सेपरेट कर लें। बात की समझ लगी? तो आप बताएंगे ड्यू टू कॉन्स्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन बोथ सॉल्वेंट्स we cannot use immiscible solvent in one time in excess quantity। बात की समझ लगी ना? क्योंकि दोनों सॉल्वेंट्स के अंदर जो सोल्यूट की डिस्ट्रीब्यूशन है, जो सोल्यूट की अमाउंट होती है वो कांस्टेंट रहती है। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप एक ही दफ़ा जो है वो चाहे एक दफ़ा यूज़ करें चाहे आप बार बार यूज़ करें, आपको कांस्टेंट अमाउंट ही मिलनी है। तो बेहतर ये है कि आप एक जो है रिपीटेडली थोड़ी थोड़ी अमाउंट में जो है वो सॉल्वेंट को ऐड करें। बात की समझ लगी? अब बेटा जी यहाँ पे हम एक और एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो है जी आयोडीन एक्सट्रैक्शन। आयोडीन एक्सट्रैक्शन, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है, कि हाउ विल यू एक्सट्रैक्ट आयोडीन फ्रॉम दी वाटर। अब बेटा देखो सब बच्चे, ये हमारे पास है जी बीकर, ठीक है। इस बीकर के अंदर बेटा जी हमारे पास क्या है, वाटर। ओके हो गया। अब आयोडीन जो है वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होती। अगर आप वाटर के अंदर डायरेक्ट आयोडीन को ऐड करेंगे तो आयोडीन वाटर में डिसॉल्व नहीं होगी। उसकी वजह क्या है, आयोडीन नॉन पोलर है, वाटर क्या पोलर है, तो पोलर और नॉन पोलर आपस में डिसॉल्व नहीं होते। तो अब हमने तैयार करना है जी आयोडीन का वाटर के अंदर सॉल्यूशन। तो क्या करें, हम वाटर के अंदर ऐड करेंगे पोटाशियम आयोडाइड को। किसको ऐड करेंगे, पोटाशियम आयोडाइड को। तो पोटाशियम आयोडाइड जो है वो वाटर में डिसॉल्व होकर क्या प्रोड्यूस करेगा, पोटाशियम आयन और आयोडाइड आयन। सही है। जब वाटर के अंदर आयोडाइड आयन आ जाएगा, अब आप बेटा जी ऐड करेंगे इसमें आयोडीन, तो आयोडीन डिसॉल्व हो जाएगी। वो डिसॉल्व अब कैसे होगी, कहता है कि वाटर के अंदर क्या है बेटा जी, आयोडाइड आयन, ये आयोडीन से रिएक्शन करेगा और इसके नतीजे में बेटा जी क्या बन जाएगा, ट्राई आयोडाइड आयन। सही है। इस ट्राई आयोडाइड आयन का कलर होता है ब्राउन। क्या कलर होता है बेटा जी, ब्राउन कलर होता है। जबकि जस्ट आयोडीन का कलर क्या होता है बेटा जी, पर्पल। क्या होता है, पर्पल कलर होता है। ओके हो गया। और ये एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है इस तरह। ओके हो गया। अब आप चाहते हैं कि वाटर में से जो है ये आयोडीन को एक्सट्रैक्ट करें। वाटर के अंदर आयोडीन किस फॉर्म में बेटा जी, I3 की फॉर्म में, ट्राई आयोडाइड आयन। और इस सॉल्यूशन का कलर क्या होगा बेटा जी, ब्राउन कलर होगा। क्लियर हो गया। आपने क्या करना है, आपने यहां पर इस सॉल्यूशन के अंदर जो मैंने यहां पे ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा हुआ है, अब हम इसको लिख लेते हैं कि यहां पे क्या है, आयोडीन है। क्या है बेटा जी, आयोडीन है। आयोडीन किस फॉर्म में है, ट्राई आयोडाइड आयन की फॉर्म में है। ओके हो गया। ये हमारा सॉल्यूट है। आप इस सॉल्यूशन को कहां पे लेंगे, सेपरेटिंग फनल में। बात की समझ लगी बेटे। ये हमारा सॉल्यूशन है किसका, ट्राई आयोडाइड आयन का। और इसका बेटा जी कलर क्या है, ब्राउन कलर है। ओके हो गया। अब आप इसके अंदर ऐड करेंगे किसको बेटा जी, CCl4 को। किसको ऐड करेंगे, CCl4 को। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये क्या है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब CCl4 की खूबी ये है कि इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। बात की समझ लगी। ये इमिजिबल सॉल्वेंट है। लेकिन आयोडीन इज सॉल्युबल इन CCl4, क्योंकि आयोडीन क्या है, नॉन पोलर। CCl4 भी क्या है, नॉन पोलर। आप क्या करेंगे, इसको शेक करेंगे। शेक करने पर क्या होगा कि जो ट्राई आयोडाइड आयन है ये बेटा जी टूट कर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयोडीन में। तो यहां से कुछ आयोडाइड जो आयन्स हैं ये टूट कर आयोडीन कन्वर्ट हो जाएगी और वो कहां चली जाएगी, CCl4 में। तो ऊपर वाले सॉल्यूशन का कलर कौन सा हो जाएगा बेटा जी, पर्पल। और नीचे वाले का
ब्राउन कलर हो जाएगा। आप दोनों सॉल्यूशंस को क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। यहाँ पे कौन से आयंस होंगे, ट्राई आयोडाइड आयन। यहाँ पे बेटा जी क्या हासिल होगी आपको, आयोडीन, और ये साथ क्या है CCl4। CCl4 यहाँ से इवेपोरेट कर जाएगा, पीछे क्या रह गई, आयोडीन। आपने दोबारा फिर ये वाटर और ट्राई आयोडाइड आयन वाला सॉल्यूशन ऐड किया, दोबारा फिर आपने CCl4 को ऐड किया, इसको शेक किया, तो जो ट्राई आयोडाइड आयन है वो टूट के किस में कन्वर्ट हो गया, आयोडीन में। तो आप देखेंगे जैसे जैसे वाटर में से आयोडीन निकलती जाएगी तो वाटर के सॉल्यूशन का ब्राउन कलर बढ़ता जाएगा या कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। बात की समझ लगी। और जो CCl4 के सॉल्यूशन का कलर है वो ज्यादा पर्पल होता जाएगा। बात की समझ लगी। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, वाटर में से आयोडीन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब आयोडीन की CCl4 में अमाउंट और वाटर के अंदर अमाउंट हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और उस कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, K से। इसके यूनिट नहीं होते, इस K को क्या कहते हैं आप, डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। तो इसका बेटा जी फार्मूला आयोडीन एक्सट्रैक्शन के लिए क्या होगा, K इज इक्वल टू किसके होगा, आयोडीन की कंसंट्रेशन किसके अंदर बेटा जी, CCl4 के अंदर, और ट्राई आयोडाइड की कंसंट्रेशन किसके अंदर, वाटर का सॉल्यूशन नीचे क्यों होता है, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है इसलिए ये नीचे होता है, और CCl4 की डेंसिटी कम होती है, ये ऊपर होता है। तो ओवरऑल बेटा जी इस लेक्चर में हमने पढ़ा ये है कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्या है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक कौन से सॉल्यूट पे एप्लीकेबल होगी, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक किस लॉ को ओबे करती है, क्लियर है, और आयोडीन एक्सट्रैक्शन। और जो लास्ट पॉइंट था वो ये था कि रिपीटेड एक्सट्रैक्शन विद स्मॉल वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज एफिशिएंट वे ऑफ एक्सट्रैक्शन, कि रिपीटेडली थोड़ा थोड़ा करके सॉल्वेंट यूज करेंगे तो ये एक एफिशिएंट वे है सॉल्यूट को एक्सट्रैक्ट करने का। बात की समझ लगी बेटा, यहां तक सबको क्लियर है। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, क्योंकि पेयरिंग स्कीम नहीं है तो लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। तो आप सबसे पहले क्या बताएंगे कि व्हाट इज सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, फिर आप बताएंगे ईथर एक्सट्रैक्शन की एग्जांपल, फिर आप बेटा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बताएंगे, फिर आप ये बात बताएंगे कि रिपीटेड एक्सट्रैक्शन विद स्मॉल वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज एफिशिएंट वे ऑफ एक्सट्रैक्शन, क्लियर है। उसके बाद फिर बेटा जी आप लास्ट पे क्या बताएंगे, आयोडीन एक्सट्रैक्शन। आयोडीन वाटर में डिसॉल्व होती है, नो, क्यों, नॉन पोलर है। वाटर में आयोडीन कब डिसॉल्व होगी, जब वाटर में आप आयोडाइड आयन यानी कि पोटाशियम आयोडाइड को ऐड करेंगे। वो आयोडाइड आयन जो है वो आयोडीन से रिएक्ट करके क्या बना देगा, ट्राई आयोडाइड। ट्राई आयोडाइड आयन का कलर कौन सा होगा, ब्राउन। बात की समझ लगी। और खाली आयोडीन का कलर कौन सा होगा, याद रहेगा। तो ऐसी टेक्निक जिसके जरिए हम किसी सॉल्यूशन में मौजूद सॉल्यूट को सेपरेट करते हैं, उसको सेपरेटिंग फनल में ऐड करके, क्लियर है, और एक इमिजिबल सॉल्वेंट ऐड करके शेक करके, इस टेक्निक को क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। ओके हो गया बेटा जी।